हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डुगू सोच रहा होता है कि वेल मेरे को ट्राई करता रहना पड़ेगा, मेरे को गॉड रियल्म में जाना पड़ेगा और इसे फिक्स करना पड़ेगा। मुझे डर है कि ये लास्ट नहीं बचेगी, मतलब तक ज्यादा टाइम चला जाएगा तो ये नहीं कर पाएगी, सह पाएगी, पर मुझे किसी भी कीमत पे गॉड रियल्म में पहुंचना पड़ेगा और ज्यादा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। सो गाइस, एपिसोड नंबर 314 की स्टार्टिंग होती है। डुगू ने स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ी होती है, बोलती है कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपेनियन हो और मेरे टीचर हो। ऐसे तो ड्रीम बैटलफील्ड में वेपन्स नहीं टूटते हैं, पर मैं तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ कि टूटने की फीलिंग कैसी होती है। और ऊपर से हम ऑलरेडी टॉप 10 में हैं और हमें डिवाइन स्प्लिट मिल गई है, तो चलो वही करते हैं जो हम कर सकते हैं। स्वॉर्ड बोलती है अच्छा ऐसी बात है, शुक्रिया, तुम जो भी चूज करो मैं बेस्ट करूंगी तुम्हारा हेल्प करने के लिए। पहले इनका रिलेशनशिप अच्छा है। वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे फोड़ देता है और बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। लड़की अनाउंस कर देती है कि ज़ुआनयान चैंगफेंग जीतता है। फिर बैटल प्लेस होती है, लुजेंग सिलेक्ट होती है, दूसरी जगह होती है जियोकिन। लुजेंग बोलता है क्या मेरी ओपोनेंट जियोकिन है? लुजेंग सोच रहा होता है ऐसा मुझे पता था कि मैं इस कॉन्टेस्ट के मिडिल में इसके सामने आ ही जाऊंगा, पर अब हम एक दूसरे के सामने, तो ये अजीब सा फील हो रहा है। जियोकिन उसके पास आके हंसती और बोलती है अगर मैं तुम्हें हरा दूंगी तो तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे। लुजेंग बोलता है रिवॉर्ड? हाँ बोलो, किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें? जियोकिन बोलती है वेल देखने दो मुझे, मैं तुमसे मिलना चाहती थी ड्रीम बैटलफील्ड में और मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुमने हाँ बोल दी है, तो वेल कुछ नहीं बचा मेरे को तुमसे मांगने के लिए। लुजेंग बोलता है तो क्या चाहते तुम? जियोकिन बोलती कि भूल जाओ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वेल बड़ी नाइस है ये। अगर मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जीत भी पाऊंगी, मैं फिर भी कोई भी मूव तुम्हारे अगेंस्ट में यूज नहीं करूंगी। फिर वेल वो लुजेंग को किस कर लेती है, वेल किस हो जाती है। वाओ। वो बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। लुजेंग भी वेल ब्लश ही कर रहा होता है, उन्हें जाते हुए देख रहा होता है वेल पूरे यूनिवर्स के सामने। वाओ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि 10 लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं और ये फ्यूचर और ये इस यूनिवर्स के फ्यूचर से रिलेटेड है, पर ये वुमेन क्या कर रही है? दूसरा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं ये सोच रहा था कि लुजेंग इस वुमेन की स्वॉर्ड फॉर्मेशन को फोर्स आउट कर देगा, पर वो इसे किस करने के बाद भाग गई और सरेंडर कर दिया। इसका मतलब क्या है? फिर ऐसे में पर्पल रेलम का सीन दिखाई देता है। जो लड़कियां होती हैं वेल वहां की, वो हंस रही होती है और बोलती है कि जियोकिन तो कुछ ज्यादा करेजियस नहीं है, पूरे एंटायर यूनिवर्स के सामने उसने ऐसा किया है। मास्टर क्या ये सच्ची अच्छा आइडिया था जियोकिन का यहाँ पे डिफीट एडमिट करना? मास्टर वुडिंग बोलती है कि वेल मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ कि जियोकिन टॉप 10 में पहुंच पाई, इसके पास स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट नहीं है और उसे हम समझ सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि वेल ये जो बैटल है फेट को रिड्यूस कर रही है इस यूनिवर्स की, पर जियोकिन ने जो मूव लिया है वो उसकी अपनी फेट के ऊपर है, अपनी फेट को खुद कंट्रोल कर सकती है। जियोकिन और लुजेंग को किस करता था, निंग भी देखती है। निंग काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो सोच रही थी कि सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि मैं असेंशन में लेट हुई और मैंने ड्रीम बैटलफील्ड को मिस कर दिया। अब जियोकिन सारे एडवांटेजेस को ले रही है और सारे अपॉर्चुनिटीज को ले रही है। मास्टर देखता है उसकी तरफ और मास्टर भी फील करता है वेल गड़बड़ चल रही है। फिर ऐसे ही मिस्ट्रियस कल अनाउंस कर देती है कि नेक्स्ट मैच के लिए ली वर्सेस कूडेंग। ली सोच रहा था इसमें मैं नहीं हार सकता हूँ, मेरे को किसी भी तरीके से जीतना पड़ेगा। वो अपना अटैक यूज करता है हेवन स्प्लिटिंग स्लैश। एक बहुत बड़ा स्लैश कूडेंग की तरफ जा रहा होता है। कूडेंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक बेल टाइप को फॉर्म कर देता है। ली सोच रहा होता है कि मैंने अपने डाओयुन को यूज किया पर मैं इसके डिफेंस को तोड़ नहीं पाया। वेल डाओ एक तरह से जैसे लुजेंग ने वो चूज किया हुआ है, इमोशन सर्विंग डिवाइन डाओ। वो बोलता है कि ऐसी बात है चल मैं अपने पंच को यूज करता हूँ। वो अपने पंच को यूज करता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। जो बुद्धा होता है वेल मोंक होता है, वो अपना अटैक यूज करता है सुप्रीम बुद्धा डाओ। वेल इसका जो डाओ है वो ऐसे ही पटिया टाइप को यूज कर रहा होता है, वेल स्ट्रिप्स टाइप को। वो ली को कवर कर लेता है और ऐसे अनाउंस हो जाता है कि कूडेंग जीतता है। वेल ली मर जाता है वहाँ पे। कूडेंग अपनी पोजीशन में वापस पहुंच जाता है। ली काफी ज्यादा सैड होता है, बोलता है कि हमेशा कोई ना कोई बड़ी मछली होती है। वेल मैं क्या करूं? फैमिली बोलता है ली फैमिली का कि क्वान हान द्वारा हार गया। वो सोच रहा होता है ऐसे तो जो डाउजी की करंट बैटल पावर है वो काफी ज्यादा हाई है, पर ये ग्रेट पावर से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। पर ली क्वान हान हार कैसे रहा है? अगर वो ऑल आउट जाएगा तो वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के पावर हाउस के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है। अभी जो 10 लोग हैं वही रिप्रेजेंट करेंगे डेस्टिनी को, मेजर पावर्स की इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स में एक ट्री है जिसका नाम डाइगोमू है, जिसे 1000 साल लगते हैं शेप लेने के लिए। अगर तुम उसे कट करोगे उसकी ट्रंक में तो एक क्रिस्टल को प्रोड्यूस करेगा प्योर एसेंस का, जो कि एक हीलिंग एलिक्सर है। वेल एक तरह से मेडिसिन टाइप। वेल अगर सही तरीके से बोले तो जो एसेंस टाइप होता है वो तभी निकलता है जब ट्री की बॉडी में डैमेज आया होता है और वो अपने आप को हील करने के लिए उसे प्रोड्यूस करता है। अगर तुम यूनिवर्स को डाइगोमू से कंपेयर करो तो जब हेवनली डाओ कुछ क्राइसिस को फील करता है तो वो ग्रेट वॉर को स्टार्ट कर देता है। ये इसी तरह से मतलब सेल्फ हीलिंग मेथड है इसका। जब कोई कट आता है मतलब क्राइसिस आती है, इसीलिए जो जीनियसेस हैं वो डाइगो क्रिस्टल जो मतलब एसेंस टाइप था उसके कंपैरिजन में है। जितने
ज्यादा हायर उनकी रैंकिंग होगी उतनी ज्यादा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें उठाने पड़ेगी, और कितने लोग सरवाइव करेंगे वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों है इनकी लो रैंकिंग है तो ली फैमिली डेंजर में है शायद। वेल जैसे कि जिस फोर्स से वो बिलोंग करते हैं वॉरियर्स, वो ज्यादा सेफ रहेंगे, तो ली फैमिली की रैंकिंग लो है तो इनके लगने वाले हैं। जब भी क्राइसिस होती है तो काउंटलेस रेसेस मारी जाती हैं, तो हम कुछ नहीं बता सकते अभी कि ली फैमिली का फ्यूचर में क्या होगा। ऐसे मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि जो फर्स्ट राउंड था वो ओवर हो गया है, अब टॉप 5 और बॉटम 5 अनाउंस कर दिए जाएंगे। जो बॉटम 5 मार्शल आर्टिस्ट है वो जियूकिन है, ली क्वान हान है, जी लाजू है, जियांग ज़ेनी है और डुगू जियांजाओ है। और जो टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट है वो लूजेंग है, ज़ुआनयान चैंगफेंग है, हुआ डियानमिंग है, क्योंग्यून है और कूडेंग है। अब जो बॉटम 5 हैं वो हट सकते हैं थोड़े साइड में, मतलब अब टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट की रैंकिंग की बैटल की बारी है। कौन होगा फाइनल विक्टर? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं मुझे लगता है कि क्योंग्यू की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा हाईयर है बाकी चारों से। दूसरा बोलता है कि जितने भी डाउसेस हैं मैं सिर्फ ज़ुआनयान चैंगफेंग को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ और मैंने सारी वेल्थ उसी के ऊपर लगाई है। दूसरा बोलता है कि कूडेंग बुद्धा बन गया है, जो डाव है बुद्धा का बाकी डाव से पीछे नहीं है, गॉड से मतलब बाकी गॉड्स के डाव से पीछे नहीं है, और उसने जियांग को भी क्रश कर दिया था और ली क्वान हान को पहले। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं लूजेंग और हो डियानमिंग की स्ट्रेंथ भी वेल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं इन्हें। फिर ऐसे मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि फर्स्ट मैच के लिए लूजेंग वर्सेस क्योंग्यून। लूजेंग सोच रहा था इसने मेरे को पहले बोला था होली स्फीयर ऑफ स्लॉटर को वापस करने के लिए, अब ये क्या करेगी अचीव करने के लिए। क्योंग्यून वहाँ पे आ जाती है और बोलती है अब तुम मुझे होली स्फीयर ऑफ स्लॉटर को दोगे। लूजेंग बोलता है मुझे रीजन दो ऐसा करने के लिए। लूजेंग के सामने आ जाती है और बोलती है कि कोई रीजन नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ट्रेड कर रही हूँ। लूजेंग बोलता है कि वेल तुम क्या एक्सचेंज करना चाहते हो होली स्फीयर ऑफ स्लॉटर के साथ में। तो बोलती है मैं तुम्हें एक स्पिरिट एम्ब्रियो दूंगी जो कि वर्नेबल परफेक्शन में है, जिसे पूल ऑफ लाइफ एंड फेथ में न्यूचर किया हुआ काउंटलेस सालों में। उस स्पिरिट एम्ब्रियो के लिए मैं बिलीव करती हूँ कि तुम जुन के होली स्फीयर को मेरे को दे दोगे। लूजेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये? फिर लूजेंग सोच रहा था कि जो स्पिरिट एम्ब्रियो है वो प्रोडक्ट होता है फेथ का, जो कि पूल में है, मतलब फेथ ऑफ किंग ऑफ लाइफ की। पहले उस फेथ के एसेंस से बना होता है वो स्पिरिट एम्ब्रियो, जैसे स्वॉर्ड एम्ब्रियो बना हुआ था, उसे एक स्वॉर्ड क्रिएट हुई थी। लूजेंग सोच रहा था कि जो डीमोनाइट क्लैन में तीनों किंग्स के पास डिफरेंट पूल होते हैं फेथ के। जो पूल ऑफ फेथ है किंग ऑफ स्लॉटर का, जैसे जुन का, वो डीमंस की किलिंग इंटेंट को गैदर करता है। ऑर्डिनरी पीपल के लिए वहां पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे पास कल्टीवेशन बेस होना चाहिए डिवाइन सी रेलम का, अगर तुमने 10 माइल्स के आसपास भी होना है उस पूल ऑफ फेथ में तो। और जो फेथ पूल है किंग ऑफ लाइफ का वो ग्रीन है, जो पूल का वाटर है वो एंडलेस लाइफ फोर्स से फिल हुआ है। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट ग्रेवली इंजर्ड भी होगा तो वो थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में हील हो जाएगा, चाहे जितनी मर्जी खतरनाक इंजरीज क्यों ना हो उसकी बॉडी में। तो जो स्पिरिट एम्ब्रियो है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लूजेंग सोच रहा था कि उनके पास अभी फिजिकल बॉडी नहीं है, तो जो स्पिरिट एम्ब्रियो होगा जो कि पूल ऑफ लाइफ में था काफी ज्यादा टाइम से, वो जुन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। पर एक्सचेंज करना होली स्फीयर स्लॉटर को स्पिरिट एम्ब्रियो के साथ, क्या ये सही होगा? वो डीमोनाइट बोलती है कि जो स्पिरिट एम्ब्रियो था वो सूटेबल है परफेक्ट बॉडी के लिए, किसी को भी, मतलब जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन का है। जो होली स्फीयर ऑफ स्लॉटर वो भी अमेजिंग ट्रेजर है पर एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। लूजेंग बोलता है कि जो होली स्फीयर ऑफ स्लॉटर होता है वो सिर्फ किंग ऑफ स्लॉटर के हाथ में कंप्लीट होता है, तो तुम्हें किस लिए चाहिए वो स्पीयर? वो डीमोनाइट चुप होती है, फिर बोलती है कि जो स्पीयर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लूजेंग बोलता है वेल यूज बताओ तुम। वो बोलती है मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पूछ रही हूँ क्या तुम एक्सचेंज करना चाहते हो। लूजेंग हंसता है और बोलता है कि मैं नहीं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और डीमोनाइट क्लैन के जो पीपल होते हैं वो होली स्पीयर ऑफ स्लॉटर को यूज नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास पक्का ही कोई अनदर पर्पस होगा। और अगर जुन के पास फिजिकल बॉडी भी होगी पर अगर उसके पास होली स्पीयर ऑफ स्लॉटर नहीं होगा तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और अपने एनिमीज को डिफीट नहीं कर पाएगी, तो उसे या ऐसे दोबारा मार ही देगी। वो डीमोनाइट बोलती है क्या तुम श्योर हो, क्या तुम सच्ची-मुच्ची एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो? लूजेंग बोलता है कोई एक्सचेंज नहीं, मतलब कोई एक्सचेंज नहीं, इसमें तुम क्या ही बोल सकती हो। वो डीमोनाइट बोलती है ठीक है, अगर तुम पाना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगी और मरने दूंगी जैसे तुम चाहो। मैं हमेशा फेल्ट करती थी कि जो पावर है लाइफ की वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट है बाकी पावर से, क्योंकि किसी भी चीज को बर्थ दे सकती है और रिवाइव भी कर सकती है। लूजेंग सोच रहा था इसके दोनों आर्म्स ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट हो गए हैं पहले से, मतलब एक दूसरे से। जो लेफ्ट आर्म है वो व्हाइट है और राउंड सा है और उसका हर एक इंच जो है उसके हाथ की वो एक पेल ग्रीन लाइट को शो कर रही है, जिससे स्ट्रॉन्ग ब्रेथ ऑफ लाइफ फील हो रही है। और जिसका राइट हैंड है बुरा सा लग रहा है और एक ब्लैक सा ऑरा को एमिट कर रहा है जैसे कि डेथ है इटसेल्फ, मतलब एक हाथ में उसने सिंपली लाइफ को कर रही होती है यूज और दूसरे से डेथ को। वो लड़की सोच रही होती है कि अगर आउटसाइड वर्ल्ड होता मैं लूजेंग को मार देती, वेल उसकी लाइफ को ले लेती और उसकी लाइफ लाइन को खत्म कर देती और उसे 5 सेलेस्टियल डिके में जल्दी एंटर करवा देती, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ड्रीम बैटलफील्ड में। तो चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। पहले इसकी पावर खतरनाक है लाइफ के साथ खेलना। वो अपना अटैक यूज करती है द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्योंकि सच्ची मुच्ची यंगी है कि जो कि किंग ऑफ लाइफ है डीमोनाइट क्लैन। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे
ये वुमेन तो कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज कर रही है। अगर लूजियन का माइंड उसमें फंस जाएगा तो वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही जो उस टेक्निक से बच पाए हैं पास्ट में, पर अगर तुम इसे पास कर लोगे तो कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे तुम्हें। और डे नाइट सोच रही होती कि वेल काफी ज्यादा एक पतली सी लाइन होती है लाइफ और डेथ के बीच में। उस लाइन की एक साइड में डेथ होती है और एक साइड में लाइफ होती है। हम उसे तभी कंट्रोल कर पाते हैं जब हम लॉ ऑफ लाइफ में 8th लेवल पे होते हैं। इस मूव के बाद कोई भी मेरी आइडेंटिटी को गैस कर सकता है, पर ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि वेल मेरे को स्टार्टिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था बाकी क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो मैटर है वो यही करता है कि मैं क्या कर रही हूँ। इतने सालों में मैंने क्योस देखा था कि क्या चल रहा है। मुझे पूरी तरह से पता था कि या और जुन के बीच में ग्रजेस हैं। जुन कोल्ड थी बाहर से और उसका हार्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा था। उसे पता था कि सिर्फ वही क्लैन को ग्रो करा सकती है, पर जो याओ थी वो कुछ ज्यादा हाईली एम्बिशियस थी। वो क्लैन को कंट्रोल करना चाहती थी अपनी पावर से, पर मैं इन चीजों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब से मैं चाइल्ड थी तो लॉ ऑफ लाइफ से मेरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटैचमेंट थी और सेंसिटिविटी थी उनके साथ। ये मेरे लिए बड़ा ग्रेटेस्ट प्लेजर होता है जब भी मैं किसी चीज को लाइफ देती हूँ और उन्हें ग्रो करने देती हूँ और रिप्रोड्यूस करने देती हूँ क्विकली। ऐसे मैं लॉ ऑफ लाइफ को स्टडी करती रही। काफी ज्यादा क्वेश्चन थे मेरे माइंड में, क्वेश्चन जैसे कि लिविंग बींग्स के पास कर्स की पावर क्यों होती है और वो इविल स्पिरिट को गैदर क्यों कर पाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट हमेशा के लिए क्यों नहीं जी पाता है। जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो 5 सेलेस्टियल डिके में क्यों एंटर कर जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो थे इन्होंने मेरे को फोर्स कर दिया फाइंड करने के लिए कि भी क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसे जो बाकी लोगों के लिए मैं किंग ऑफ लाइफ थी डे नाइट क्लैन की, मैं टॉप में थी वर्ल्ड की, पर मेरे लिए पर्सनली ये जो पोजीशन है ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरे पास काफी ज्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। सो गाइस एपिसोड नंबर 314 इतना था। आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।